हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डियर किड्स। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो हम पढ़ते हैं स्मरणीय बिंदु। 14 से 15 अगस्त 1947 में मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, यानी 14 अगस्त की रात को आज़ाद हुआ हमारा देश। इसलिए 14 और 15 को माना जाता है, क्योंकि 12 बजे के बाद 15 तारीख लग जाती है, इसलिए ये मध्य रात्रि को हुआ। तो 14 और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। पहले प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम हमारे नेहरू जी थे। उन्होंने इसी रात मध्य रात्रि को ही भाषण दिया, जिसको भाग्यवधू से चिर प्रतिष्ठित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। बच्चों, ये 1 नंबर का सवाल हो सकता है। नेहरू जी ने जिस भाषण को 1947 में 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिया, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा भाग्यवधू से चिर प्रतिष्ठित भेंट या फिर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। आगे चलें। आज़ादी के समय 2 बातों पर सबकी सहमति थी। वो 2 बातें क्या हैं? लोकतंत्र शासन चलाया जाएगा, यानी लोगों का शासन चला जाएगा। दूसरा, सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। जैसे पहले सरकार नहीं थी, राजाओं का राज था, तो वो सबके भले के लिए नहीं काम करते थे। गरीब लोगों पर मार पड़ती थी, उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं होता था। लेकिन अब जब सरकार काम करेगी तो सबके भले के लिए काम होगा। दो ही सहमति थी सबकी, 2 बातों पर सबकी सहमति थी। अब 1947 का साल बहुत हिंसा और दुख भरा था। क्यों था? क्योंकि लगभग 200 वर्ष की अंग्रेजी की गुलामी के बाद 1947 में 14 से 15 अगस्त को मध्यरात्रि को हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन इस आज़ादी के साथ की जनता को देश में विभाजन का सामना भी करना पड़ा। जैसे कि हम सबको पता है, भारत से पाकिस्तान अलग हुआ। संविधान सभा के विशेष सत्र में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाग्यवधू से चिर प्रतिष्ठित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भाषण दिया। आज़ादी की लड़ाई के समय 2 बातों पर सबकी सहमति थी। वो क्या थी? आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक पद्धति से चलाया जाए और सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करे, ना कि उच्च वर्गों के लिए। निम्न वर्ग के लिए भी वही काम हो और उच्च वर्ग के लिए भी। सबको एक समान श्रेणी में रखा जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव न किया जाए। अब नए राष्ट्र की हमारी क्या चुनौतियाँ थी? अब हमारे देश का 2 भागों में विभाजन हुआ, प्लस लोकतांत्रिक पद्धति से अब हमारा देश चलाया जाएगा। सरकार समाजवादी होनी चाहिए। अब चुनौतियाँ थी हमारे पास, क्योंकि सब कुछ हमारे लिए नया था। तो मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियाँ थी। पहला, भारत एकता एवं अखंडता की चुनौती। एकता यानी मिलजुल के चलने की, एकदम एक अखंड भारत को लेकर चलने की। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। हमारा भारत बहुत बड़ा है और उसकी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न संस्कृति हैं, विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न धर्मों के अनुयायी यानी लोग रहते हैं। इन सभी को एकजुट करने की चुनौती थी। दूसरी, लोकतंत्र की स्थापना, यानी पहले लोकतंत्र नहीं था, लोगों का शासन नहीं था, पहले राजाओं का शासन था। अब लोकतंत्र की स्थापना करनी। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया था। 2 तरह के लोकतंत्र होते हैं। एक होते हैं संसदीय और दूसरे होते हैं एक होती है संसदीय शासन प्रणाली, जिसमें हमारे जो नेता हैं सभी मिलजुल कर फैसला लेते हैं। और एक होती है राष्ट्रपति शासन प्रणाली, जिसमें सिर्फ राष्ट्रपति ही अकेला सारे अपने फैसले लेता है। तो हमने कौन सी संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक
प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया है और भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार दिया गया है। और सबसे पहला मौलिक अधिकार है हमारे मतदान का अधिकार। तो हम सभी को जो 18 वर्ष का हो जाए उसे मतदान का अधिकार है, मतदान का अधिकार है। सो गाइस आगे चलते हैं। अब थर्ड पॉइंट है हमारा समानता पर आधारित विकास। समानता पर आधारित विकास, समानता यानी सबको एक जैसा देखना, उस पर आधारित, उसके आधार पर हमारा विकास होना है। ऐसा विकास जिसमें संपूर्ण समाज का कल्याण हो, यानी सभी का, ना कि एक वर्ग, एक विशेष वर्ग का, सभी का हो। ठीक है, किसी एक विशेष वर्ग का ना हो, किसी एक वर्ग अर्थात सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए और सामाजिक रूप से वांछित वर्गों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। जो वांछित लोग हैं, विशेष रूप से वांछित लोग हैं, जैसे ST, OBC, मुस्लिम्स जो कम हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको विशेष सुरक्षाएं दी जाएं। और विभाजन, मुस्लिम लीग ने 3 हमारे ये पॉइंट क्लियर हो गए। 3 हमारे पॉइंट क्लियर हो गए कि हमें क्या थी, नए राष्ट्र की चुनौतियां क्या थी हमारी, ये हमारी क्लियर हो गई। अब हम पढ़ेंगे विभाजन के बारे में। विभाजन, मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनाने के लिए तर्क दिया कि भारत किसी एक कौम का नहीं अपितु हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश है, और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। किसने की पाकिस्तान की मांग? मुस्लिम लीग ने। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यकों को बनाया गया, जिसके कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई, जिनका विवरण निम्नलिखित है। भारत का विभाजन दो धर्मों के आधार पर हुआ, मुस्लिम और हिंदू। मुस्लिम में से हिंदू बहुसंख्यक थे और मुसलमान कम संख्या में थे। इस मुसलमान कम संख्या पे थे, इस वजह से मुसलमानों को के लिए अलग से जगह दी गई, जहाँ पर मुस्लिम अधिक हों वहाँ पर जाने का उन्हें आदेश दिया गया कि जहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं सारे मुस्लिम वहाँ इकट्ठे हो जाएं, उसी को उनको उनका एक देश दे दिया जाएगा जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। और किसने करवाया ये? मुस्लिम लीग के द्वारा हुआ ये। भारत के विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यक को बनाया गया, जिसके कारण कई समस्याएं उत्पन्न हुई, जिनका विवरण निम्नलिखित है। मुसलमानों की संख्या के आधार पर पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होंगे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, और इसके मध्य में भारतीय भूभाग का बड़ा विस्तार होगा। मुसलमान बहुल प्रत्येक इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खां को, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, वह द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। द्विराष्ट्र सिद्धांत के कौन खिलाफ था? खान अब्दुल गफ्फार खां। ब्रिटिश शासन के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल के अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में इन प्रांतों का बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर जिले या उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार बनाया गया। ओके, भारत विभाजन केवल धर्म के आधार पर
था। भारत का विभाजन केवल धर्म के आधार पर था, हिंदू और मुस्लिम, इसलिए दोनों ओर के अल्पसंख्यक वर्ग बड़े असमंजस में थे। दोनों तरफ जो अल्पसंख्यक वर्ग थे यानी कम मात्रा वाले वर्ग थे, वो बहुत असमंजस में थे कि उनका क्या होगा। वह कल से पाकिस्तान के नागरिक होंगे या भारत के नागरिक होंगे, वो बहुत दुविधा में थे। लेकिन विभाजन, अब हम किसके वो होंगे, ये नागरिक किसके होंगे, भारत के पाकिस्तान के। अब उन्हें क्या करना था, ये तो बड़ी असमंजस की बात हो गई। अब हम आगे पढ़ेंगे विभाजन की समस्या। भारत विभाजन की योजना में यह नहीं कहा गया कि दोनों भागों से अल्पसंख्यकों का विस्थापन भी हो। नहीं कहा गया कि ऐसे कि यहाँ से भी अल्पसंख्यक जाएं भारत से और पाकिस्तान से भी अल्पसंख्यक आएं, ऐसा नहीं कहा गया। विभाजन से पहले ही दोनों देशों के बंटने वाले इलाकों में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे, वहाँ पर दंगे होने लगे। विभाजन से पहले ही पश्चिमी पंजाब में रहने वाले अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम लोगों को अपना घर बार ज़मीन जायदाद छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से पूर्वी पंजाब या भारत आना पड़ा, और इसी प्रकार मुसलमानों को भी पाकिस्तान जाना पड़ा। विभाजन की प्रक्रिया में भारत की भूमि का ही बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि भारत की संपदा का भी बंटवारा हुआ। संपदा कहते हैं वहाँ चीज़ों का भी बंटवारा हुआ भूमि के साथ साथ। आज़ादी एवं विभाजन के कारण भारत को विरासत के रूप में शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या मिली। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके कारण लोगों को पुनर्वास करना पड़ा। पहले वो कहीं और रहते थे, अब उन्हें कहीं और रहना पड़ा। कुछ लोग शरणार्थी बन गए, उनके पास घर ही नहीं बचा। और इसी तरह लोगों को पुनर्वास को बड़े ही संयम ढंग से व्यवहारिक रूप प्रदान किया। शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए सर्वप्रथम एक पुनर्वास मंत्रालय बनाया गया। ओके, राज्यों का गठन। अब हम पढ़ेंगे राज्यों का गठन। रजवाड़ों का विलय। रजवाड़े जब हमारा देश लोकतांत्रिक नहीं था तब रजवाड़े थे यानी राजाओं का शासन था। तो रजवाड़ों का विलय यानी राजाओं का जो शासन था उसे हटाया गया, उसे कहते हैं रजवाड़ों का विलय। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत दो भागों में बटा हुआ था, ब्रिटिश भारत और देसी रियासत। एक तो ब्रिटिश लोग उस पर शासन करते थे और एक देसी रियासत यानी राजा लोग उस पर शासन करते थे। इन्हीं रियासतों की संख्या लगभग 565 थी। इन रियासतों की संख्या कितनी थी? 565 संख्या थी। ये याद रखने योग्य बातें हैं बच्चों। और आगे हम पढ़ते हैं रियासतों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार पटेल यानी हमारे जो पहले गृह मंत्री थे सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। पहले गृह मंत्री हमारे सरदार पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने ऐतिहासिक भूमिका निभाई किसके लिए? रजवाड़ों के जो लोग थे उनको समझाने के लिए। अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी किया था। देसी रियासतों के बारे में 3 अहम बातें, जो देसी रियासतें थीं उनके बारे में 3 अहम बातें। कितनी अहम बातें? 3। अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। ज़्यादातर लोग शामिल होना चाहते थे। भारत सरकार कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी, जैसे जम्मू और कश्मीर। स्वायत्तता कहते हैं यानी उन्हें उनके ही हाल पर छोड़ना चाहती थी, ना उसको
भारत में शामिल करना चाहती थी ना, पाकिस्तान में शामिल करना चाहती थी, उनको स्वतंत्र बनाना चाहती थी, ठीक है। तो उन्हें स्वायत्तता, उनके अपने अधिकार हों, उनके अपने नियम हों, उनके अपने कानून हों, उन्हें देने का अधिकार देना चाहती थी। और जिसमें खासकर हमारा जम्मू और कश्मीर है। विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी और ऐसे में देश की क्षेत्रीय एकता और अखंडता का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण हो गया था। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति सत्र का हस्ताक्षर, जो जब लोग किसी को अपनी ज़मीन देते हैं तो अपनी रजिस्ट्री करवाते हैं ना, इसी तरह वहाँ की जो रजवाड़ों का जब विलय हुआ तो उन्होंने अपने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर उन्हें दे दिया। और सहमति पत्र को किस नाम से जाना गया? सॉरी बच्चों, ज़ुबान फिसल गई। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसे कहा जाता है? सहमति पत्र को, जिस सहमति पत्र को सारे जो हमारे 565 रजवाड़े हैं, इन्होंने इस सहमति पत्र को हमें दिया कि अब हम आपके अंदर शामिल होना चाहते हैं, तो इस सहमति पत्र को क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ओके, आगे अब हम चलते हैं। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकी रियासतों की तुलना थोड़ा कठिन साबित हुआ। बच्चों, ये जो जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर की रियासत हैं, इन्होंने मना कर दिया कि हम विलय नहीं करना चाहते आपके साथ, हम आना ही नहीं चाहते। तो फिर क्या हुआ? अब पहला पढ़ते हैं हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहा जाता है। जो हैदराबाद के शासक हैं उनका नाम क्या है? निज़ाम। उन्होंने भारत सरकार के साथ नवंबर 1947 में एक साल के लिए यथास्थिति बहाल रहने का समझौता किया। यानी कि जैसा चल रहा है ना, हमें तो रहने दें, यानी उस रजवाड़े का विलय नहीं हुआ, वो रजवाड़ा ही रहा और हमारी जो पूरी प्रशासन है वो तो हमारी क्या होगी? लोकतांत्रिक, लेकिन ये रजवाड़ा ही रहा, यहाँ पर राजा का शासन ही रहा। उन्होंने नवंबर 1947 को एक साल का यथास्थिति बहाल रहने का समझौता कर लिया, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों और महिलाओं ने निज़ाम के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। किसने निज़ाम के खिलाफ आंदोलन शुरू किया? कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद के कांग्रेस के नेतृत्व, जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे ना, उन लोगों ने, और किसानों ने और महिलाओं ने आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए निज़ाम ने एक अर्ध सैनिक बल यानी रजाकार को लगाया। अर्ध जो आधा सैनिक बल यानी कि ज़्यादा हिंसा न हो और लोग मान भी जाएं। इसके जवाब में भारत सरकार ने सितंबर 1948 का सैनिक कार्यवाही के द्वारा निज़ाम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ। सो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अब कितनी देर होगी? मणिपुर रियासत का विलय। मणिपुर रियासत जो थी, जो हमारे भारत के साथ आना नहीं चाहती थी, नहीं आना चाह रही थी, उसका विलय कैसे हुआ, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बनी रही, यानी अंदर वो बिल्कुल शांत स्वभाव की बनी रही। इसको लेकर महाराजा बोधचंद्र सिंह व भारत सरकार के बीच विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। मणिपुर का राजा कौन था? महाराजा बोधचंद्र सिंह। उसने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। जनता के दबाव में निर्वाचन करवाया गया। इस निर्वाचन के फलस्वरूप संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ, यानी उस रजवाड़े का भी विलय हो गया शांति के साथ। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर जून 1948 में चुनाव हुआ।
सो गाइस, आपको पहला ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि पहला जो हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी चुनाव हुए पहले वो कहाँ पर हुए, तो हमारा आंसर है मणिपुर में हुए। और कब हुए? जून 1948 में हुए। ओके, अब हम आगे चलते हैं। राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ? ओके, औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों का गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत में भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की गई, यानी जैसी इसकी भाषा है उसके आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। लेकिन औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों का गठन शासनिक यानी प्रशासन के आधार पर, जैसे प्रशासन करना चाहती थी उसके आधार पर हुआ, लेकिन लोगों की मांग थी कि हमारी भाषा और हमारी संस्कृति के आधार पर हो। सेकंड, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में पहली बार शामिल किया गया, यानी भाषा के आधार पर जब प्रांतों का गठन करा गया जब लोगों के कहने पर, तो राजनीतिक मुद्दा ये कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस ने एक अधिवेशन किया नागपुर में 1920 में, वो पहली बार शामिल किया गया। जो हमारी तेलुगु भाषा है उसको, इसके बारे में पढ़ते हैं। तेलुगु भाषी लोगों ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। जैसे कि आप जानते हैं अब एक राज्य है जिसे हम आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं, उसमें कौन से लोग रहते हैं? तेलुगु भाषी लोग, जो तेलुगु भाषा जानते हैं वैसे लोग रहते हैं। ठीक है, तो उनकी ये मांग मान ली गई। ओके, आंदोलन के दौरान कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता कौन से? पोट्टी श्रीरामुलु की लगभग 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। आपका ये 1 नंबर का सवाल आ सकता है कि आंदोलन के दौरान कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई? तो आपका आंसर है पोट्टी श्रीरामुलु। ओके फ्रेंड्स, इसके कारण सरकार को दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा करनी पड़ी। इस भूख हड़ताल के कारण श्री पोट्टी रामुलु जी की मृत्यु हो गई, तो सरकार ने सोचा, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, सरकार ने सोचा विचारा, उसके बाद आंध्र प्रदेश नाम से दिसंबर 1952 में एक राज्य बना दिया गया। इस प्रकार आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य। सवाल आपका 1 नंबर का ये भी बनता है कि भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य है जो गठित किया गया, तो आपका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। ओके दोस्तों, अब हम आगे पढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग यानी SRC 1953 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व कहने जो पहले का होता है न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में 3 संसदीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। आयोग की प्रमुख सिफारिशें 1953 में केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय कहते हैं हाई कोर्ट को, भूतपूर्व यानी पहले वाले न्यायाधीश जो पहले रह चुका हो, अफजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग के। ओके, आगे पढ़ते हैं हम। पहला, त्रिस्तरीय भाग A, E, B, C और C राज्य प्रणाली को समाप्त किया जाए। सेकंड है हमारा केवल 3 केंद्र शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार, दिल्ली और मणिपुर को छोड़कर बाकी के केंद्र शासित क्षेत्रों को उनके नज़दीकी राज्यों में शामिल कर दिया जाए। थर्ड, राज्यों की सीमा। सेकंड में हमने पढ़ा कि किस किस को छोड़कर हमारा केंद्र शासित क्षेत्रों के उनके नज़दीकी राज्यों में मिला दिया जाए, अंडमान और निकोबार, दिल्ली और मणिपुर। इन तीनों
केवल 3 केंद्र शासित क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे क्षेत्र बाकी हैं केंद्र शासित क्षेत्रों को उनके नज़दीकी राज्यों में मिला दिया जाए। ओके, अब थर्ड, राज्यों की सीमा का निर्धारण वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा के अनुसार होना चाहिए। जैसे दिल्ली हमारी है तो इसमें ये हमारी भाषा के आधार पर नहीं हुई। जैसे हमारा पीछे हम पढ़ चुके हैं आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर हुआ, तो जहाँ तक तेलुगु भाषा बोली जाती है वहीं सीमा खींच दी जाए कि यह आंध्र प्रदेश है, तो सीमा का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए कि कहाँ तक उसकी सीमा रहेगी। अब हमारा नेक्स्ट बिंदु है, इस आयोजना ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की। इस आयोजना ने कब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? 1955 में। तथा इसके आधार पर संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया और देश को 14 राज्य एवं 6 संघ शासित क्षेत्रों में बांटा गया। कितने? 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्रों में। और कब? कौन से अधिनियम के तहत? 1956 अधिनियम के तहत 1955 में। ओके दोस्तों, अब हम आगे पढ़ते हैं। मूल राज्य नए राज्य बने कब? कौन कौन से वर्ष में? मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है गुजरात। मुंबई महाराष्ट्र गुजरात 1960 में बने मूल राज्य से नए राज्य। असम नागालैंड 1963 में। कब? ये 1960 में, ये 1963 में। वृहत्तर पंजाब हरियाणा 1966 में। ओके, वृहत्तर पंजाब हिमाचल प्रदेश भी 1966 में। असम मेघालय मणिपुर त्रिपुरा, इन्हें 7 सिस्टर्स में से ही इन्हें लिया गया है। ये 7 सिस्टर्स हैं जिसमें से इनमें 4 का जिक्र किया गया है। ये 1972 में बनाई गई। असम मिजोरम अरुणाचल प्रदेश ये 1987 में। उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तराखंड 2000 में। बिहार झारखंड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इनका यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया कि किस सन में बनी गई। आई डोंट नो। आंध्र प्रदेश तेलंगाना 1914 में। गोवा 1987 में। सिक्किम 1975 में। ये सब कब कब बनाए गए? मूल राज्य से नए राज्य। मूल यानी जो पहले थे उससे नए राज्य किस वर्ष में बनाए गए? आपको पता चला। ये सभी आपके एक अंकीय प्रश्न में आ सकते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़ लें। संघ शासित क्षेत्र जो बाद में राज्य बने, जो पहले संघ शासित थे लेकिन बाद में राज्य बन गए, वो कौन कौन से थे? हमारे मिजोरम मणिपुर त्रिपुरा और गोवा। ओके गाइज, यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं जो कि हमारे चैप्टर के आधार पर ही होते हैं। इन्हें हमें खुद करना चाहिए, इससे हमारी नॉलेज गेन होती है। हमें इनको किसी भी बुक वगैरह में से देखकर या सीख कर नहीं करने चाहिए, हमें अपने चैप्टर पढ़ के करने चाहिए। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।